नमस्कार साथियों, ओनो स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में फिर से मैं के कौशल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल को पढ़ रहे थे और मौर्य काल से संदर्भित हमने दो शासकों को देखा था। शुरुआती चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक करता है, और दूसरा बिंदुसार को देखा था। आज हम मौर्य साम्राज्य जिसके लिए जाना जाता है यानी सम्राट अशोक, उनको सम्राट इसलिए कहा गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चूँकि भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप में एक ऐसा साम्राज्य जिसकी परिकल्पना आगे आने वाले समय में अंग्रेज भी करते रह गए, लेकिन वैसी मतलब उतनी विशाल साम्राज्य का निर्माण वो भी नहीं कर सके। वो कौन सा है? हमारा मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, और मौर्य साम्राज्य में जो तीसरे शासक हैं तो अशोक की बात करते हैं। तो अशोक, अब अशोक के कालखंड से संदर्भित चीज़ें आप देखेंगे तो मुख्यतः आपको पता है कि 269 बीसी से 232 232 बीसी तक इनका कालखंड रहा है। ठीक है, तो ये कालखंड रहा है, लेकिन 273 से ही ये कालखंड हमें देखने को मिलता है। 273 से 232 बीसी तक अशोक का कालखंड देखने को मिलता है। अब यहाँ क्या पेच है ये समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हुआ ऐसा कि बिंदुसार के मृत्यु के उपरांत अशोक को गद्दी प्राप्त हुई, और अशोक को जब गद्दी प्राप्त हुई तो अशोक के भाई हुआ करते थे। तो जो भाई थे तो उसमें क्या हुआ कि ये 4 साल का जो समय है 273 से और 269 तक 269 बीसी तक, ये 4 सालों का जो कालखंड है, इसमें क्या है कि उत्तराधिकार से संदर्भित युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, मतलब किसको राजगद्दी मिलेगी, उस समय क्या है कि उत्तराधिकार से संदर्भित युद्ध चल रहे होते हैं। अब ऐसा हम देखते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं हमारे, जैसे महावंश वगैरह के अनुसार आप देखेंगे तो महावंश दीपवंश के अनुसार ऐसा मतलब वर्णित है उसमें बौद्ध ग्रंथों में कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि ये चीज़ें ये दर्शाती हैं, हालांकि आप देखेंगे तो लामा तारानाथ कहते हैं, देखिए बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश। ठीक है, इसमें क्या वर्णित है कि 99 मतलब 99 भाइयों की हत्या करके, और अशोक क्या होता है कि वही राज्य पे काबिज होता है, तो तब फिर उसका राज्याभिषेक होता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये तो बौद्ध ग्रंथ में दी हुई हैं, लेकिन आप देखेंगे तो तारानाथ कहते हैं कि इसने अपने 6 भाइयों की हत्या की। ठीक है, तो इस पे विवाद हो सकता है, अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारियां हमें मिलती हैं, इस पे विवाद हो सकता है, लेकिन ये जरूर रहा है कि उत्तराधिकार से संदर्भित वहाँ पे संघर्ष देखने को मिलते हैं। चाहे जो भी हो, हुआ ऐसा कि 269 में अशोक का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, अशोक जो है वो उनका राज्याभिषेक होता है और यही जो है गद्दी को संभालते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश के तीसरे जो शासक हुए वो कौन हुए? तो अशोक हुए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण पूछते हैं ये, और ये क्वेश्चंस जो पूछते हैं इसमें दो ही आपको मस्की और गुर्जरा ही आपको हर एक जगह मिलेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अशोक का नाम ऐसे अभिलेखों में आप देखेंगे तो क्या नाम मिलेगा आपको? तो अशोक का नाम पिये देवनाम पियदशी, देवनाम पिये। ठीक है, देवनाम पिये मिलता है अशोक के अभिलेखों में। आपको पता है कि 13 जो इसके मतलब जो भी इसके मतलब दीर्घ अभिलेख है या लघु अभिलेख है या मतलब मध्यम किस्म के अभिलेख है, तो उसमें नाम क्या उसने यूज किया है? अशोक ने देवनाम पियदशी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका अशोक का नाम अशोक मिलता है, वो दो मतलब वो सोर्स आपको कौन कौन सा है? एक तो मस्की में मिलता है, मस्की अभिलेख में, एक गुर्जरा में मिलता है,
एक नेतुर शरणार्थी में मिलता है, ठीक है, और एक उद्गोलन में या उद्गोलन बोल लीजिए आप, उद्गोलम में, ठीक है। ये 4 जगह तो मिलता ही है। जूनागढ़ के जो रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें भी इसके नाम अभिलेख, उसमें भी अशोक का नाम अशोक ही लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस BBI क्वेश्चंस है दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं, और ज़्यादातर आपको जो ऑप्शन मिलता होगा बुक्स में वो मस्की मिलता होगा, गुजरा मिलता होगा, लेकिन 3 सोर्स और हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे सभी जगह पे आपको देवनाम पियदर्शी यही सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक है नेतुर शरणार्थी और एक है उद्गोलम अभिलेख, और एक और है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलेगा आपको और अशोक का भी नाम मिलेगा। वो क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि हमने पिछले क्लास में ये देखा था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गया। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहला बनता है वो यही बनता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि इनकी माता का नाम का सोर्स जो है वो भी अलग अलग है। तो माता का नाम क्या है कि दिव्यावदान में माता का नाम बताया गया है कि पसादिका है, ठीक है। लेकिन महाबोधि वंश में देखेंगे तो माता का नाम धम्मा मिलेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके अपने अभिलेख में, जो प्रयाग अभिलेख है, उसमें माता का नाम क्या मिलता है? तो कारुवाकी, और उनके पिता मतलब उसका जो पुत्र था उसका नाम तीवर का उल्लेख मिलता है प्रयाग अभिलेख में, ठीक है। कारुवाकी नाम मिलता है अभिलेख में, एक ही जगह आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा? तो कारुवाकी नाम मिलेगा, ठीक है। उस तरह से शुभ्रदांगी नाम आपको मिलेगा। तो ये अशोका एक बुक की रचना की किसने? स्मिथ ने। स्मिथ आपको पता है कि मौर्य से संदर्भित 2-3 लोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि एक स्मिथ भी है। स्मिथ का भी इस पर बहुत सारा रिसर्च है, ठीक है। तो स्मिथ ने शुभ्रदांगी कहा कि हाँ, उन्होंने जो सोर्स निकाले उससे शुभ्रदांगी का पता हमें चलता है, ठीक है। ऐसे बौद्ध ग्रंथ में अन्य भी इनके पत्नियों के नाम मिलते हैं, जैसे कि महादेवी, असंघमित्रा, पद्मावती, तिस्य रक्षिता, ठीक है दोस्तों। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पत्नियों मतलब अशोक की जो पत्नियां थी वो कई पत्नियां थी, ठीक है। लेकिन जो अभिलेख में हमारे मिलते हैं वो कारुवाकी का वर्णन हमें मिलता है, जो प्रयाग अभिलेख में है, ठीक है। और उसके साथ में इसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अब चलिए दोस्तों, अब इसके 2 पुत्र थे, कुणाल और महेंद्र। महेंद्र और संघमित्रा की चर्चा हम पढ़ेंगे जब ये श्रीलंका जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक पुत्र और था, उसका नाम कुणाल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको कहीं दे देंगे तो ये क्वेश्चन में फंसने की संभावनाएं रहेंगी। अगर महेंद्र न दे और वहाँ पे कोई दूसरा नाम दे दे, उसमें कुणाल दे दे, तो ये चीज़ें जो हैं आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। 2 पुत्री जो हैं, एक तो संघमित्रा को आप जानते हैं, दूसरी पुत्री का नाम चारुमती है, ठीक है दोस्तों। ये बौद्ध ग्रंथ में ही ये वर्णन है, ठीक है। एक और पुत्र का वर्णन है जालौक का, जो राजतरंगिणी में है, ठीक है। ये राजतरंगिणी में ये जालौक की चर्चा है। ये भी अशोक का पुत्र ही, इसको ही माना गया कि अशोक का पुत्र है, और यही इसका उत्तराधिकारी के रूप में इसकी चर्चा हमें राजतरंगिणी में मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं कि राज्याभिषेक से संदर्भित जो संकल्पनाएं हैं, वो जो हमने उसकी चर्चा अभी आपसे की थी कुछ देर पहले, तो वो चीज़ें ये हैं कि जैसे आपने देखा कि राज्याभिषेक तो 269 में हुआ, लेकिन इसके पहले 4 साल जो उत्तराधिकार से संदर्भित युद्ध चला, ठीक है। तो दीपवंश में बहुत ही रोचक कहानी इसे संदर्भित दी हुई है, ठीक है। और उसके अशोक के जो बचपन का जो समय था, उस समय कैसा अशोक था, और ये जो है आगे चल के किस तरीके का अशोक बनता है, तो ये सारी कहानियाँ भी दी हुई हैं। हालांकि कहानियों की का इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं है, बस जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो आप जाने। तो हमने बताया कि दीपवंश और महावंश के अनुसार 99 भाइयों की हत्या की गई हैं, और तारानाथ ने कहा कि 6 भाई की हत्या की गई है, मतलब 6 भाई का हत्या किया है, ठीक है।
तारानाथ ही कुछ उसके भाइयों के नाम बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि तिश था, सुसीम था, विगताशोक था, महेंद्र। ठीक है, ये 3-4 नाम तारानाथ में अपने बताए हैं। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि सुसीम जो है, जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो पहले तो अशोक को भेजा जाता है, अशोक जाके वहाँ के विद्रोह को दबाता है, और दूसरा जो आपको मतलब दूसरा जो भेजा जाता है वो सुसीम को भेजा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि सुसीम अशोक का बड़ा भाई था। ठीक है, तो ये कौन कौन लोग हैं? तो सुसीम और अशोक, ये तक्षशिला से संदर्भित क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत बार बना हुआ है। ये दूसरी बार किसी को भेजा गया तो सुसीम को भेजा गया था। ठीक है, अब देखिए आप, एक सुसीम जो है उसका बड़ा भाई होता है लेकिन सौतेला भाई होता है। ठीक है, तो यही कहते हैं बौद्ध ग्रंथ में ही ये मतलब वर्णित है कि एक भाई ही था जो सुसीम, उसको ही हटा के इसने अब राजगद्दी प्राप्त की थी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जो पटना है, जो पहले कभी राजगृह हुआ करता था और बाद में पाटलिपुत्र हुआ करता, मतलब पेलिम्ब्रोथा की चर्चा है, आपने देखा ही है कि पेलिम्ब्रोथा की चर्चा कौन करता है? मेगास्थनीज करता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में एक जगह है अगम कुआं। ठीक है, वहाँ पे एक मतलब पुराने ज़माने में जो कुआं हुआ करते थे वो कुआं वहाँ पे, तो उसको घेर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि जो अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की तो वो इसी मतलब कुएं में उनके लाशों को फेंका गया था। ठीक है, तो कभी अगर आपको जाने का मौका मिले पटना तो आप जाएं अगम कुआं और वहाँ पे देखें। और एक कुम्हरार जगह है जहाँ से विशाल राजप्रसाद की जो हम चर्चा देखते हैं, हालांकि वो कुम्हरार को अच्छे ढंग से उसको मतलब पुरातत्व मतलब विभाग ने ले लिया है और उसको पूरे अच्छे तरीके से उसका वो कर दिया गया है। तो वहाँ पे कुछ साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कैसे पिलर्स थे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और उसी पर तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसको ही देख के और बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा मतलब ये कयास लगाया गया कि इसके जो राजमहल थे वो सुसा और एक बतना के भी राजमहल से भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब उससे लाखों गुना अच्छे थे। ऐसे ऐसे वक्तव्य अभी देखने को मिलेंगे, ये भी क्वेश्चंस बनता है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुसीम की बात हो गई। अब देखिए, ऐसे हम देखते हैं कि जो अभिलेख है अभी से मतलब अशोक का, उसके 5वें अभिलेख में हम देखेंगे तो जीवित भाइयों की भी चर्चा मिलती है और उसके परिवार से भी संदर्भित चर्चा मिलती है, मतलब उनके भाइयों के परिवार से भी संदर्भित चर्चा मिलती है। तो ये जो है मतलब धारणाएं जो रखी गई हैं, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि भाइयों की हत्या हुई है लेकिन फिर भी मतलब जो 99 भाइयों की परिकल्पना की गई है वो चीज़ें भ्रामक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट उसके तरफ। तो 269 में हुआ ऐसा कि अशोक का मतलब राज्याभिषेक हो जाता है। तो अशोक पहला जो अपना विजय प्रारंभ करता है, ठीक है, तो उस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत मतलब आपको पता ही है 6 लाख सेना के साथ में ये पूरे भारत को रौंद देता है। ठीक है, ऐसा जस्टिन और प्लूटार्क बोलते हैं। लेकिन उस समय तक इसके साम्राज्य में बहुत बड़ा एक भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा सा क्षेत्र आ चुका था, जो हमने बताया कश्मीर से हिंदू कुश मतलब अफगानिस्तान तक ये साम्राज्य फैला हुआ था, उधर बंगाल तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कलिंग बच गया है। और कलिंग क्या है? तो कलिंग की महत्ता जो है वो काफ़ी अधिक है। और कलिंग की महत्ता सबसे पहले तो एक बंदरगाह के रूप में है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ से व्यापार हुआ करता था। उसके पहले भी तो व्यापार जो हुआ करते थे, तो एक तो व्यापारिक रूट था। तो पहला हम देखते हैं कि व्यापारिक रूट भी था। ठीक है, एक मिनट। तो एक तो व्यापारिक रूट था दोस्तों, ठीक है। दूसरा ये था कि सुरक्षा के कारणों से भी कलिंग को जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब व्यापारिक कारण भी थे और स्थल, जैसे कि हम व्यापार कर रहे हैं तो हम जब जाएंगे तो समुद्री मार्ग से ही जाएंगे, तो उसके लिए स्थल की भी ज़रूरत होगी। समुद्र तक आपके माल पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, तो फिर वो क्या है कि कलिंग को जीतना इसलिए ज़रूरी था कि स्थल मार्ग भी और उधर न हो पाए और उसके बाद समुद्र मार्ग भी। तो एक तो सुरक्षा भी कारण था, दूसरा व्यापारिक कारण था, और तीसरी चीज़ें थी ये आपने जाना है कि कलिंग के जो मतलब उड़ीसा के हाथी जो थे वो काफ़ी फेमस थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है
वो भी कारण रही है, मतलब उसकी आर्थिक संपन्नता भी एक कारण रही है। ठीक है, तो आर्थिक संपन्नता भी एक कारण उसकी रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कारण थे जिसके चलते अशोक करता क्या है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब 8 साल बाद, 8वें वर्ष नहीं, वर्ष 9वें, ठीक है, 9वें वर्ष और अपने मतलब 9वें वर्ष, और ये क्वेश्चन यहाँ फंसाते हैं कि 8 अपने राज्याभिषेक से 8 साल बाद, मतलब 8 वर्ष के बाद में उसकी उस पर चढ़ाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे अच्छे ढंग से कि राज्याभिषेक से 8वें साल के बाद में, ठीक है, मतलब राज्याभिषेक के 8वें साल के बाद में ये मतलब यहाँ पे चढ़ाई की गई है, और 9वें वर्ष में चढ़ाई की गई है, मतलब 9वें वर्ष में ये आक्रमण किए गए हैं। ठीक है, ये कब हुआ है तो 261 में, ठीक है, 261 BC में ये कलिंग पे आक्रमण किया गया है। ठीक है, कलिंग पे आक्रमण 261 BC में, ये डेट भी महत्वपूर्ण है, मतलब ये ईयर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हुआ क्या कि कलिंग पे फिर अशोक का, ऐसा माना जाता है, हेमचंद्र राय चौधरी आपको पता है, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि अशोक का प्रथम और अंतिम अभियान यही था। ठीक है, ऐसा हालांकि है नहीं, अभी देखेंगे कि उसने कश्मीर में भी श्रीनगर की स्थापना की, जो श्रीनगर आज भी श्रीनगर के ही नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना अशोक ने ही की थी। ठीक है, तो ये आप इस फैक्ट को भी जानें, बहुत सारे इसमें गलत सलत भी फैक्ट्स आते हैं, लेकिन आप जानें कि अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी नगर के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं विषय पे। तो ये हुआ क्या कि उस समय 261 BC में क्या करता है अशोक कि इस पे आक्रमण करता है। ठीक है, अब आक्रमण जब होता है इसमें, तो इसको जीतने के लिए अब वहाँ पे भी वहाँ के भी जो सैनिक थे, उन्होंने, भले सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वीरता का परिचय दिया और युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, तो लाखों सैनिकों की वहाँ पे हत्या होती है, मतलब नरसंहार होता है। एक तरह से आप देखेंगे लाशों के लाश बिछे हुए हैं। आपने अगर देखा होगा कभी अशोका मूवी, जो कि शाहरुख खान उसके एक्टर हुआ मतलब थे, उसमें आपने देखा होगा बहुत ही विशद वर्णन दिखाया गया है, युद्ध से संदर्भित बहुत ही मार्मिक चित्रण दिखाया गया है। ये चीज़ें जो हैं, मतलब आप देख सकते हैं, उस मूवी को देखिएगा तो ये चीज़ें दिखाई देंगी। हालांकि बहुत सारे उसमें बॉलीवुड के मसाले भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अशोका में ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से दिखाई गई हैं कि कैसे अशोक जो है जाता है युद्ध भूमि में, और जाके जब देखता है तो एकदम इतना करुणा से भर जाता है कि वहीं पे उसने तलवार को फेंका, और वहीं पे क्या है कि युद्ध विजय की नीति का त्याग करता है कि जीवन में मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीज़ें मतलब आपको पिक्चर में भी दिखाई गई हैं, लेकिन जो प्रमाण है हमारे पास, ये भी प्रमाण यही है कि अशोक जाता है और जब देखता है कि लाखों नरसंहार हुए पड़े हैं और जनता त्रस्त है, त्राही त्राही कर रही है, तो उस समय करता क्या है अशोक कि उसी समय अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करता है, और ये जो है मतलब विजय घोष की नीति को त्याग करके और धम्म घोष की नीति का वहीं पे ये मतलब अनुसरण करना शुरू करता है, और धम्म घोष की नीति की वहाँ पे मतलब वो अनुसरण करना उसने शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तो ये कलिंग युद्ध है। हमने आपसे इसलिए कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको हमेशा के लिए याद रहें। एक बार ये क्लास अब अगर कर रहे हैं, कभी फिर मौर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए हुआ ऐसा ही। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि हेमचंद्र राय चौधरी, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ये कहते हैं कि इसका प्रथम और आखिरी युद्ध था ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बना हुआ था, इसको भी हमने मेंशन किया है। चलिए अन्य विजय हम देखते हैं। ये तो खैर राय चौधरी जी का मानना है। तो अन्य विजय है, नेपाल इसके अंतर्गत नहीं था, लेकिन नेपाल की भी इसने विजय की और खश की भी विजय इसने की। ठीक है, ये चीज़ें पहले की हैं। तो नेपाल की भी विजय की है, खश की भी विजय की है कलिंग के पहले। ठीक है, और इसी ने श्रीनगर का शिविर में श्रीनगर नामक नगर बसाए, और इसी ने नेपाल में देवपत्तनम नामक नगर बसाए। क्या कौन सा, इसको देख लीजिए आप, देवपत्तनम। ठीक है, ये कहाँ है,
ये नेपाल में है। और श्रीनगर कहाँ है दोस्तों? आपको पता है ये वेल नोन है, ये कश्मीर में है। ठीक है, तो श्रीनगर और देवपत्तनम की इसने मतलब नगर नामक नगर इसने बसाया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि उस समय तक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कहाँ कहाँ तक का क्षेत्र आ चुका था। तो ये चीज़ देख लें आप। कश्मीर तो था ही, ये श्रीनगर को देख के, कि नेपाल भी था, अफगानिस्तान भी था, जो काबुल कंधार वगैरह जो कौन देता है, तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि काबुल कंधार मकरान वगैरह जो है वो सेल्यूकस निकेटर जो है दहेज में देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अफगानिस्तान भी था, बंगाल भी था। ठीक है, ये चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी है। दक्षिण भारत में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, और कर्नाटका की चर्चा कैसे, मतलब ये क्यों शामिल था, आपने पढ़ा ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जाता है और वहीं पे संथरा या सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? आपके साम्राज्य में ही अगर जो चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप वहाँ पे आबादित रूप से जा ही नहीं सकते हैं। तो ये ही चीज़ें दर्शाती हैं कि कर्नाटका में मतलब उसका शासन हुआ करता था। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे आगे चल के हम देखेंगे तो इसके अभिलेख भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आंध्रा भी शामिल था। अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। साम्राज्य के बाहर कौन कौन से क्षेत्र थे? तो आप जब अभिलेख पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसके द्वितीय शिलालेख में ये चर्चा है कि चोल, चेर, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, ये जो है चोल, चेर, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, ये जो है इसके पड़ोसी राज्य हैं। ये ऐसा उसमें वर्णित है कि हमारे पड़ोस के जो राज्य हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो ये चारों हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये चारों क्षेत्र जो है थे वो शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे ढंग से आपको कर लेना है। ये क्वेश्चंस बनते हैं और ये जब सेकेंड हम शिलालेख पढ़ा रहे होंगे उस समय इससे संदर्भित और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि 13वें शिलालेख में जिसमें कि कलिंग युद्ध की चर्चा है। ठीक है, अब कलिंग युद्ध की चर्चा जो हमने बताई थी, एक चीज़ मैं भूल गया था आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जो कलिंग युद्ध है, ठीक है, कलिंग युद्ध की चर्चा हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? यही हमें 13वें शिलालेख में इसी की चर्चा हमें देखने को मिलती है जो 261 BC में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें देखते हैं 13वें शिलालेख में ही इसके पड़ोसी देशों की चर्चा मिलती है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये क्वेश्चंस भी बनता है, इससे ध्यान से आप इसको नोट कर लें, ना हो तो आप एक कॉपी में इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चंस बनता है। तो इसमें चर्चा है कि सीरिया का शासक था एंटियोकस सेकेंड, मतलब द्वितीय। एंटियोकस द्वितीय कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था। ठीक है, मिस्र का शासक कौन था? टोलेमी सेकेंड। ठीक है, टोलेमी द्वितीय मिस्र का शासक था। उसके बाद मकदुनिया का शासक कौन था? तो एंटीगोनस गोनाटस मकदुनिया का शासक। ये सारी चीज़ें वर्णित हैं 13वें शिलालेख में। ये चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि कहाँ के शासक कौन थे जो कि 13वें शिलालेख में वर्णित हैं। ठीक है, सीरीन का शासक मग था या मगस? सीरीन का शासक कौन था? मग या मगस। ठीक है, और एपीरस का शासक कौन था? एलेक्जेंडर। ठीक है, एलेक्जेंडर। एपीरस का शासक कौन था? एलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो हैं मतलब यहाँ से हमने वही चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित की हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और देखेंगे, हम जल्दी देख लेते हैं। एक तो नॉर्थ वेस्ट में इसके मतलब नॉर्थ वेस्ट में इसके पड़ोसी कौन कौन थे ये देख लेते हैं। तो कंबोज थे और यमन थे, उनका उल्लेख उसके अभिलेखों में है। पश्चिम भारत और दक्कन में कौन थे? तो पीटनिक थे, आंध्र, पुलिंद थे। ठीक है, तो ये कौन कौन से? पीटनिको थे, आंध्र थे, पुलिंद थे। ठीक है, और अशोक ने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। ठीक है, जहाँ से महात्मा बुद्ध से संदर्भित लुम्बिनी जगह है, तो लुम्बिनी जो नेपाल में है, लुम्बिनी की जो है विश्व अपने राज्याभिषेक के 20वें साल में
यहाँ पे लुम्बिनी गया अशोक, ठीक है, तो किस साल में गया है? 20वें साल में, ये भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। और वहाँ पे इसने पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई है, ठीक है। और वहाँ पे इसने क्या किए हैं कि आगे हम पढ़ेंगे कि कर के दर भी वहाँ पे कम किए गए, ठीक है, लेकिन कर दर फिर भी रखा गया था। और पुराने के अनुसार में हम देखते हैं कि परवर्ती शासक कौन है, तो आप देखेंगे हर एक जगह बृहद्रथ ही मिलता है, ठीक है। और बृहद्रथ ही शासक पुराना माना जाता, सबसे लास्ट का शासक माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि पुराण के अनुसार में कुछ नामों की चर्चा है, मतलब इसके अशोक के बाद में ऐसे देखेंगे तो कुणाल की चर्चा मिलेगी। तो पुराण के अनुसार में कुणाल है और लास्ट कौन सा है? बृहद्रथ। यही जो है पुराण के अनुसार हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं पुराण के अनुसार पूछे जाएंगे तो बृहद्रथ होगा और अशोक के बाद कुणाल का नाम आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा दिव्यावदान के अनुसार देखिएगा तो कुणाल तो रहेगा ही, यहाँ पे पुष्यमित्र आ जाएगा अंतिम शासक, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद में आप देखिएगा तारानाथ ने मात्र तीन ही मौर्य शासक के नाम बताए हैं, कुणाल, विगतशुक और वीरसेन, ठीक है। राजतरंगिणी में जो हमने बताया कि अशोक का उत्तराधिकारी जालोक की चर्चा है, ये हमने शुरू में ही बताया था। और पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा हमें ये देखने को मिलता है कि दशरथ की चर्चा सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अगर हमसे ये क्वेश्चन आता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में मौर्य साम्राज्य के किस शासक का सबसे ज़्यादा वर्णन आया है, तो दशरथ का आया है। दशरथ का क्यों आया है? तो गया में दशरथ ने क्या किया कि नागार्जुनी पहाड़ी पे आजीविकों के लिए गुफा का गुफा का निर्माण करवा के और उनके लिए दान देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हमारी आज की क्लास। और एक और क्वेश्चन, दशरथ जो है देवनाम पिय आपको पता है कि देवनाम पिय किसकी उपाधि थी? ये थी अशोक की। और दशरथ ने भी इसी उपाधि को ग्रहण किया। दशरथ को भी देवनाम पिय ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं तो ये भी क्वेश्चंस का आंसर हमने आपके सामने रख दिया, ठीक। चलिए दोस्तों, तो हमें विदा दीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और मौर्य साम्राज्य को ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।